हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है जूलॉजी का जो पेपर है यहाँ पर, या जूलॉजी का जो सिलेबस है उसका जो टाइटल है मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंट्स एंड बायोटेक्निक्स। यानी कि मॉलिकुलर बायोलॉजी का कुछ पोर्शन है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं और कुछ बायोटेक्निक्स भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। उन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम्स में बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बहुत खास लेक्चर होने वाला है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप में आने वाला है, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी पहली जो यूनिट है उसमें एक टॉपिक रखा गया है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को लेकर टॉपिक हमेशा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो एक खास प्रक्रिया होती है। डीएनए से आरएनए की जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, उसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स करके भी टॉपिक पूछा जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स करके भी टॉपिक को पूछा जा सकता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बहुत खास होती हैं। खासकर आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताना होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, इनिशिएशन की प्रोसेस, इलोंगेशन की प्रोसेस और टर्मिनेशन की प्रोसेस को भी आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपकी दूसरी जो यूनिट है उसमें जेनेटिक कोड करके एक टॉपिक रखा गया है। जेनेटिक कोड, जिसको हम लोग आनुवांशिक कूट के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं जो डीएनए या आरएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस के का जो सीक्वेंस होता है, उनकी जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, उनका जो है प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन को फॉर्मेट करने वाले जो एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है वो डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के साथ उनका रिलेशन होता है, उनका संबंध होता है, और इस रिलेशन को ही जेनेटिक कोड कहते हैं। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका संबंध उसकी बॉडी में बनने वाली प्रोटीन से भी होता है। तो जेनेटिक कोड को तैयार कर सकते हैं। जेनेटिक कोड का अगर टॉपिक पूछा जाएगा तो उसमें आपके लिए खास बात क्या है, जेनेटिक कोड होता क्या है और जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। खासकर जेनेटिक कोड जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत खास होती हैं। जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है। जेनेटिक कोड हमेशा जो है कभी भी क्या करता है, ओवरलैप नहीं करता है, कोमा लेस होता है, यूनिवर्सल होता है। ये बहुत सारी खास प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करनी होंगी। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है यहाँ पर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो टॉपिक है वो भी आपकी दूसरी यूनिट से ही लिया गया है। ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आरएनए के द्वारा प्रोटीन को बनाया जाता है, उसको हम लोग ट्रांसलेशन कह देते हैं। अब ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में भी पूछा जा सकता है और यूकैरियोट्स में भी पूछा जा सकता है। इसमें भी आपको मैकेनिज्म बतानी होगी कि इनिशिएशन कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं, एक चैन बनती है और एक विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन की कोडिंग होती है। तो ट्रांसलेशन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसी यूनिट में आपकी सेकेंड यूनिट में ही एक टॉपिक रखा गया है राइबोसोम। राइबोसोम आप लोग जानते हैं मुख्य रूप से ये इनका जो रोल होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर कभी भी प्रोटीन जो है राइबोसोम का टॉपिक पूछा जाता है उसमें मुख्य रूप से आपको जो है बहुत सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, राइबोसोम के जो टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनका यूज क्या क्या है। खासकर यूज आप लोग जानते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बहुत सारी अन्य जो इसके यूजेस होते हैं उनके बारे में भी बताना रहता है। अगली जो यूनिट आपकी है, तीसरी जो यूनिट है, उसमें एक टॉपिक रखा गया है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन जो होता है उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। और ये टॉपिक भी ध्यान रखिएगा, जीन रेगुलेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स करके भी पूछा जा सकता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स करके भी टॉपिक को पूछा जा सकता है। अब आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोट में अगर जीन का रेगुलेशन होता है तो उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का जो लेवल होता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वहीं पर जीन का रेगुलेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें भी आपको जो है रिप्रेसर्स के बारे में, एनहेंसर्स के बारे में, एक्टिवेटर्स के बारे में, इंड्यूसर्स के बारे में बताना होता है। अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोट्स में जीन के रेगुलेशन की बात करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के बारे में बताना होता है। इसके अलावा आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में बताना होता है, प्रोमोटर्स के बारे में, इसके अलावा एनहेंसर्स के बारे में भी वहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। तो जीन एक्सप्रेशन या जीन का एक्सप्रेशन है वो कैसे रेगुलेट होता है ये आपके लिए खास हो सकता है। आपकी जो अगली यूनिट है, चौथी जो यूनिट है, उसमें एक टॉपिक है जीन स्प्लाइसिंग। जीन स्प्लाइसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो डीएनए होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है और मॉडिफाई करने पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को बनाया जाता है। और ऐसा कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि जो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जिनको हम लोग इंट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। और जो एक्सॉन्स होते हैं जिनको कोडिंग रीजन के रूप में जाना जाता है उनको ज्वाइंट कर दिया जाता है। और जब एक्सॉन्स ज्वाइन हो जाते हैं तो उनके द्वारा एक नई प्रोटीन बन जाती है। अगर कभी जीन स्प्लाइसिंग के बारे में टॉपिक को पूछा जाता है तो उसमें आपको उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, और खासकर इसका जो यूज है, जीन स्प्लाइसिंग का जो यूज है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर आप लोग समझते होंगे डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप के जो एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें उनको बनाने के लिए जीन स्प्लाइसिंग का उपयोग किया जाता है। और खासकर इसमें क्या होता है, अधिक प्रोडक्टिव चीज़ों का फॉर्मेशन किया जाता है। वैक्सीन्स जैसे बनाई जाती हैं, खास प्रकार की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करके अलग अलग प्रकार की रोगों से बचाने के लिए इनका वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जाता है। अगली हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है हमारी 5वीं यूनिट से संबंधित है, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। खासकर ये जो यूनिट है आपकी 5वीं जो यूनिट है उसमें जो है माइक्रोस्कोपी से संबंधित है। और माइक्रोस्कोपी में अगर आप बीएससी की बात करेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही पूछा जाता है मुख्य रूप से। इसमें आपको इनका वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके अलावा इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना होता है। एक स्लाइड में क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया है, उसको भी पूछा जा सकता है इसी यूनिट में कि जो माइक्रोस्कोपी होती है उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, यानी कि जनरल प्रिंसिपल के बारे में आपको लिखना होगा और इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन खासकर आप लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तैयार करेंगे। इसके अलावा जो हमारी 6ठी यूनिट है उसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है सेंट्रीफ्यूज, दूसरा है क्रोमेटोग्राफी। अब सेंट्रीफ्यूज और क्रोमेटोग्राफी की जब बात की जाती है, ये दोनों टेक्निक्स क्या होती हैं, एक प्रकार की सेपरेशन की टेक्निक होती हैं। सेपरेशन किसी प्रकार की सेपरेट करने की, अलग करने की विधियां होती हैं। खासकर जिसमें हम लोग अगर सेंट्रीफ्यूज की बात करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं या जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाए, उनको कैसे अलग किया जाए, उसके लिए सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया जाता है। और जो बीएससी की लैब्स होती हैं या जो जर्नल लैब्स होती हैं उनमें आपको एक एपरेटस के रूप में, एक मशीन के रूप में आप सेंट्रीफ्यूज को देखते हैं। वहीं अगर हम लोग क्रोमेटोग्राफी की बात करें, क्रोमेटोग्राफी एक मशीन ही होती है, एक बहुत ही कॉमन रूप से यूज की जाने वाली एक मशीन होती है जिसमें कुछ केमिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जो है क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताइए,
तो इसमें आपको इसका प्रिंसिपल डिस्कस करना होता है, इसके टाइप्स के बारे में बताना होता है और इसका यूज कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, उन सारी बातों के ऊपर आपको बात करनी होती है। अगला हम लोग बात करेंगे, अगले कुछ टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो आपकी 7वीं यूनिट है उसमें एक टॉपिक रखा गया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आप लोगों ने टाइटल में देखा है इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स को भी यहाँ पर रखा गया है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक एपरेटस होता है जो कि डिफरेंट प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है, विजुअल जो लाइट होती है या यूवी जो लाइट होती है, जब उसके ऊपर पड़ती है तो उनकी जो एब्जॉर्बेंस होती है या उनकी जो कंसंट्रेशन जो होती है उनको मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ये टॉपिक आपके बीएससी के साथ साथ एमएससी लेवल पर भी बहुत खास हो जाता है, वहाँ पर भी इसको पूछा जाता है। तीसरे और ये जो बाकी बचे हुए 3 टॉपिक हैं, पीसीआर, एलिसा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तीनों टॉपिक आपकी 8वीं यूनिट से संबंधित हैं और ये तीनों टॉपिक आप बीएससी 5th सेमेस्टर में जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पीसीआर का मतलब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं कैसा क्या होता है। पीसीआर आप लोग समझते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या किया जाता है, जो डीएनए होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, इसकी डिफरेंट टाइप की कॉपीज को बनाने के लिए इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। और इसमें इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको भी इस क्वेश्चन में मेंशन करना होता है। जैसे कि इस पहला जो स्टेप होता है डीएमिनेशन का, उसके बाद में एनिलेशन कैसे होता है, और तीसरा जो स्टेप होता है एक्सटेंशन का। तो इसके अगर आपसे पीसीआर के बारे में पूछा जाएगा तो पीसीआर के बारे में बताओगे आप, और उसके तीनों स्टेप्स के बारे में भी आपको डिस्कस करना होगा। अगला जो एलिसा नाम का एक टॉपिक रखा गया है, बेसिकली एक जो है एलिसा जो है एक टेस्ट होता है, एंजाइम के ऊपर बेस्ड एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य रूप से उपयोग जो है जो एंटीजन या एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए, उनको पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए का जो जेनेटिक मैकअप होता है या डीएनए के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। खासकर डिफरेंट टाइप की जो नारकोटिक्स विभाग होता है, पुलिस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, मर्डर हो गया है, बहुत सारी आपने देखा होगा कि बाल मिल गए हैं या कुछ मिल गया है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसेस होती है 8 से 10 स्टेप्स में ये कंक्लूड होती है, जिसमें मुख्य रूप से आइसोलेशन होता है, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस वहाँ पर मेंशन रहता है। इसके अलावा वहाँ पर जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, इसके बाद में ब्लॉटिंग होती है, बहुत सारे स्टेप्स वहाँ पर मेंशन रहते हैं। उन सारे स्टेप्स को भी इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा, यानी कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताएंगे आप, और फिंगरप्रिंटिंग को बताने के बाद में उनके स्टेप्स को भी मेंशन करना होगा। आगे हम लोग कुछ बात करेंगे आपके शॉर्ट नोट्स के बारे में जो आपके लिए खास हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम पेपर है वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट में आने वाला है। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को सही तरीके से, कायदे से तैयार करेंगे तो आपके शॉर्ट नोट बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगे। फिर भी मैंने कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉपुलर जो शॉर्ट नोट हो सकते हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें पहला नाम यहाँ पर है आरएनए पॉलीमरेज का। आप लोग जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि इसकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। ब्लॉटिंग समझिए आप, ब्लॉटिंग क्या होता है। ब्लॉटिंग आप लोग जानते हैं एक डिटेक्शन की प्रक्रिया होती है, जितने भी प्रकार के डीएनए हैं, आरएनए है या प्रोटीन्स होते हैं उनको डिटेक्शन करने की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग ब्लॉटिंग कहते हैं, और उसी का एक टाइप है वेस्टर्न ब्लॉटिंग।
वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या किया जाता है, प्रोटीन का डिटेक्शन किया जाता है कि प्रोटीन को कैसे डिटेक्ट किया जाए किसी भी सॉल्यूशन से या किसी भी प्रकार के घटक में से। तो इसके बारे में आपको बताना होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी एक प्रकार की सेपरेशन की टेक्निक होती है, आप लोग इसको पुराने समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 12th में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है बीर लैम्बर्ट लॉ। बीर लैम्बर्ट लॉ जो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ही संबंधित है। इसमें आप लोगों को जो यूवी लाइट्स होती है, जो विजुअल लाइट होती है, उसकी एब्जॉर्बेंस के बारे में, उसकी कंसंट्रेशन के बारे में आपको इस लॉ के अंतर्गत आप लोग समझते हैं। इसके अलावा पेपर क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप होता है, जिसको हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी होते हैं, बहुत सारे केमिकल घटकों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एक लास्ट जो शॉर्ट नोट है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के जो प्रकार हैं उनके बारे में डिस्कस करिए। तो ये कुछ शॉर्ट नोट हैं, उनको तैयार अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स को ले सकता है, फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और इस वीडियो में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही रियलिस्टिक वे में एक सही अप्रोच के साथ मैंने तैयार किए हैं। पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आता हूँ। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहें।